Namaskar everyone. Today I will discuss a very important topic of the Indian Constitution. It is preamble of the Constitution. यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे। प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रस्तावना है ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रकार से संविधान की समरी है और उसका एसेंस है। यहाँ पर मैं एक फेमस केस की बात करना चाहूँगी। इन बेरुबारी केस द SC हैज सेड दैट preamble to the constitution is a key to open the mind of the makers and shows the general purposes for which they made the several provisions in the constitution. बेरुबारी की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि preamble to the constitution is a key to open the mind of the makers. जो preamble है वो एक तरह से की है जो कि हमें मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड को ओपन करने की है, अर्थात उनका जो एक इंटेंशन है उसको जानने की है। एंड शोज द जनरल पर्पजेस फॉर विच दे मेड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें ये जानने में मदद करती है कि क्या पर्पस रहा होगा बहुत सारे जो प्रोविजंस है, बेहतरीन जो प्रोविजंस है उनको संविधान के अंदर इंक्लूड करने का। कहने का मतलब है ये की है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को ओपन करती है, अर्थात उनके इंटेंशन को जानने में मदद करती है कि कैसे और क्यों उन्होंने बेहतरीन प्रोविजंस को भारत के संविधान के अंदर इंक्लूड किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा जाना है। एंड दिस रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड इट वाज आल्सो ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू एंड इट वाज मूव्ड बाय हिम इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड इन 1976। 1976 में प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? ये 42वां संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। दिस अमेंडमेंट एडेड 3 न्यू वर्ड्स टू द प्रीएम्बल। These words were socialist, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 3 वर्डों का समावेशन हुआ था, उनका इंक्लूजन हुआ था प्रीएम्बल के अंदर 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। अब हम प्रीएम्बल के कंपोनेंट की बात करते हैं कि इसके क्या क्या घटक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, इट टॉक्स अबाउट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस सोर्स इज द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के लोग हैं। सेकंड, इट डील्स विद द नेचर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का नेचर क्या होगा, पॉलिटी का नेचर क्या होगा। इट सेज दैट इंडिया वुड बी सोशलिस्ट। नंबर 1, इंडिया वुड बी सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। नेक्स्ट, इट डील्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका एम क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। इसके बारे में प्रीएम्बल कहती है इट डील्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड बी लिबर्टी। पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट विल बी लिबर्टी, देन जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट है इट डील्स विद द डेट ऑफ adoption of the constitution, which is November 26th 1949.
ये कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन का जो तिथि है, डेट है, उसके बारे में भी ये बात करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द की वर्ड्स गिवन इन द preamble. First is sovereign. It means India is an independent state. No outside authority has power to control it. कोई भी जो आउटसाइड अथॉरिटी है वो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इंडिया इज नीदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। नो आउटसाइड अथॉरिटी हैज पावर टू कंट्रोल इट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो इंडिया है वो फ्री है अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए। कोई भी आउटसाइड अथॉरिटी है वो इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगा सकती। इंडियाज मेंबरशिप टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डज नॉट इफेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। हमें ये बात महत्वपूर्ण है जो कि हमें ये याद रखनी है। इंडियाज मेंबरशिप टू द यूएनओ, इंडिया की यूएनओ में मेंबरशिप और मेंबरशिप जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस में है, इट डज नॉट अफेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। ये भारत की संप्रभुता को किसी भी सूरत में ये अफेक्ट नहीं करती है। इंडिया हैज फुल अथॉरिटी ओवर इट्स अफेयर्स, सो इट कैन acquire a territory, a foreign territory, or it can cede a part of its own territory in the favor of foreign state. इंडिया के पास ये फुल अथॉरिटी है अपने मैटर्स को लेके कि वो अपने किसी भी टेरिटरी को, किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है या फिर वो किसी भी पार्ट को सीड कर सकती है। अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट उसको सीड कर सकती है इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। अब हम अगले वर्ड की बात करते हैं, इट इज सोशलिस्ट। वी नो दिस टर्म वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमें ये ज्ञात है कि ये जो वर्ड है ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये प्रीएम्बल में ये जोड़ा गया था। बट बिफोर दिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए सोशलिस्ट फिलॉसफी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन इससे पहले भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है वो एग्जिस्ट करती थी। कैसे एग्जिस्ट करती थी? ये एग्जिस्ट करती थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके तहत। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। अगर हम सोशलिज्म की बात करें, 2 तरह का होता है। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को थोड़ा डिफाइन करेंगे। इट मीन्स नेशनलाइजेशन of all the means of production and distribution and the abolition of private property। देखिए, जो कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म है ये बात करता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी भी उत्पादन की या फिर वितरण के मीन्स है उनका राष्ट्रीयकरण हो। सेकंड, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका एवोल्यूशन हो। लेकिन ये जो सोशलिज्म का फॉर्म है ये भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इट मीन्स और अंडर इट मिक्स्ड इकोनॉमीज अडॉप्टेड। Under the democratic socialism, both private sector and public sector coexist side by side। ये भारत में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास जो इकोनॉमिक जो मॉडल है वो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल अपनाया था जब हम आज़ाद हुए थे 1947 के बाद। तो हमारे यहाँ
प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। एज द एससी सेज, अब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की एम्स को यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट द्वारा क्लेरिफाई किया गया है। When we adopted new economic reforms in 1991, 1991 में जब हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया, तो जो सोशलिस्ट फीचर थे इंडियन स्टेट के वो कहीं ना कहीं वो वीक हुए, कहीं ना कहीं उन पर जो है इम्पैक्ट पड़ा। नाउ नेक्स्ट वर्ड, इट इज सेक्युलर। This term was also added by the Constitutional Amendment Act of 1976। ये भी उसी वक्त ये वर्ड भी प्रीएम्बल में ऐड हुआ था। अब हम सेकुलरिज्म को थोड़ा डिफाइन करेंगे। इट मीन्स ए स्टेट which does not recognize any religion as a state religion and treats all religion equally। यानी कि ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को राज्यों के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है और राज्यों के अंदर जितने भी धर्म है उनको वो इक्वली ट्रीट करता है। ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? सेक्युलर स्टेट कहते हैं। अगर हम सेकुलरिज्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो एक उनका एक जो व्यू है, अगर हम उसको देखें, द एसे हैज सेड although word secular state was not expressly mentioned in the constitution। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि जो सेक्युलर स्टेट वर्ड है वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है भारत के संविधान में, बट there can be no doubt that the constitutional makers wanted to establish such a state। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो एक सेक्युलर स्टेट ही बनाना चाहते थे। एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स 25 to 28 हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से उन्होंने संविधान में आर्टिकल 25 व 28 आर्टिकल 25 to 28 जो प्रोविजंस है उनको इंक्लूड किया है, विच टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। इस बारे में एक अगला केस लॉ है, इट इज एसआर बॉम्बे वर्से यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए एससी ने इस बारे में क्या कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हैड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक फीचर है। और हम आगे जानेंगे कि ये बेसिक फीचर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये कब आया है और ये सब क्या होती है, इनमें अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम अगले लेक्चर में या फिर आने वाले दिनों में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये जब हमारे पास जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक फेमस केस आता है विच वी ऑल नो, इट वॉज केशवानंद भारती केस, वहीं से ही बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फीचर्स है, उसका कंसेप्ट जो है ओरिजिनेट हुआ था। नाउ नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ डेमोक्रेटिक। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ क्या है। दिस टर्म मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। कि ऐसी सरकार जो अपनी जो अथॉरिटी है वो कहाँ से गेन करती है? फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। एंड रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। जो शासक है उनको जनता के द्वारा चुना जाता है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has provisions for the representative parliamentary democracy, so under which executive is responsible to the legislature for all policy and actions. There are democratic characters of the Indian polity.
like universal adult franchise, periodical elections, independence of judiciary, and rule of law. All these are the manifestation of democratic character of Indian polity. The word democracy includes democratic includes not only political democracy but also social and economic democracy. This dimension was emphasized by Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly. संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने इस डायमेंशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेटिक वर्ड है इट इंक्लूड्स नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये सिर्फ राजनीतिक डेमोक्रेसी को इंक्लूड नहीं करता है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड करता है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की ओर. इट इज़ रिपब्लिक. पहले हम इसे डिफाइन करेंगे. इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड. अब हम इसको इंडिया के संदर्भ में देखते हैं. इंडिया हैज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट विच वी कॉल प्रेजिडेंट एंड ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years. भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो राष्ट्रपति होते हैं और उनको इनडायरेक्टली उनको चुना जाता है 5 साल के लिए. ऐसा नहीं है कि एक बार चुन लिए वो सदा के लिए वो चुन लिए. नो, एक फिक्स टाइम होता है. रिपब्लिक मीन्स 2 more things. 2 और चीज़ों को भी इसके अंडर इंक्लूड किया गया है. पहला है वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल. सेकंड है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, सो ऑल द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, कोई भी जो प्रिविलेज क्लास है वो नहीं होगी. एंड ऑल द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन and there will be no discrimination, और किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा. तो जो आज का हमारा विषय है उसका अगर हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन लें तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रीएम्बल क्या होती है. हमने डेफिनेशन देखा. देन वी डिस्कस्ड द व्हेन इट वाज अमेंडेड and we learned that it was amended in 1976 by the 42nd amendment, Constitutional Amendment Act. And we have seen that 3 words were included in the preamble. These were socialist, secular, and integrity. And then we see the components of the constitution, components of the preamble, and then we discussed the keywords in detail. हमने keywords को डिटेल में देखा. फर्स्ट में हमने देखा कि जो सॉवरेन ने वो सॉवरेनिटी क्या होती है या फिर सॉवरेन स्टेट क्या होता है. सेकंड हमने देखा कि जो सोशलिस्ट है भारत में कौन सी तरह का जो सोशलिज्म है वो पाया जाता है. एंड then we see the concept of secularism and फिर हमने देखा सेकुलरिज्म के अंदर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा वो भी हमने देखा. देन वी हैव डिस्कस्ड डेमोक्रेटिक, व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और लास्ट में हमने देखा कि रिपब्लिक कैसे जो है इसको डिफाइन किया गया है. तो यही आज का मेरा विषय था. थैंक यू एंड नमस्कार.